हेडिंग था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना वो हम 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया उन्हें, 7 श्रेणियों में। तो लिखा था, क्या लिखा था? नहीं, लास्ट लाइन थी, निम्नलिखित क्षेत्रों में पढ़ते हैं। और ये 5 क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में पढ़ते हैं। क्षेत्र तो 3 ही होते हैं लेकिन श्रेणी 5 बनती हैं। अब देखो कैसा होगा, ध्यान से पहले देखते रहना। दरअसल ये जो चित्र बनाना है ना तुम्हें, वो पूरे पेज में बनाना है। अगर किसी का आधा पेज हो छोड़ देना, उसमें लिख लेंगे, पूरे पेज पाएगा। देखो सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, ऐसे ऐसे तुम्हें 7 लाइनें खींचनी है, क्योंकि 7 कक्षाएं दर्शा रहे हैं परमाणु के अंदर। दूसरे में थोड़ा सा गैप रखना है तुम्हें, ये। फिर तीसरे में थोड़ा गैप हल्का सा कम कर देना, ऐसे ये चौथा हो जाएगा, ऐसे ये तुम्हारा 5वां हो जाएगा, और ये छठा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, सॉरी ये। अब देखो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। स्पेक्ट्रम जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर, परमाणु है जैसे ये, परमाणु में नाभिक है और नाभिक के आसपास ये कक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, सोचो पहली कक्षा में ही है, और पहली कक्षा से अवसर ऊर्जा मिली, वो दूसरी कक्षा में चला गया। तो दूसरी कक्षा में चला गया, वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुकेगा और वहाँ से लौट का आएगा। तो जब लौट का आएगा ना, तो एक परछाई से छोड़ता हुआ आएगा, ऊर्जा निकालता हुआ आएगा, चिंगारिया से छोड़ता हुआ आएगा, जिसे कि हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो अब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा भाई? पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है, या पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जा सकता है। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतनी ही ऊपर चला जाएगा। तो चला गया कोई बात नहीं है, अब लौट का आ रहा है तब बात है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन जो था ना, देखो इलेक्ट्रॉन सोचो पहली कक्षा में था, सही से समझ लेना। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली कक्षा में था, और पहली कक्षा से, हाँ जी चलो अभी देखते हैं। अब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, अब वो पहली कक्षा में था। अब सोचो वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया, यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुका, और रुकने के बाद में अब वो लौट का आ रहा है। तो लौट का आ रहा है तो वो स्पेक्ट्रम बनाएगा, ये आ गया। अब हो सकता है कि ये पहली कक्षा में ना गया हो, ये दूसरी कक्षा में ना गया हो, तीसरी कक्षा में गया हो, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में गया हो, तो अब तीसरी कक्षा से लौट का आएगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, कक्षा में उसमें ही आएगा। यार लौट के तो अपने घर ही आओगे, कहीं भी चले जाओ ना। हो सकता है इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में गया हो और यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुक कर पुनः अपनी कक्षा में लौट कर आ रहा हो, तो हम यहाँ से देखेंगे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में गया हो और वहाँ से लौट कर आ रहा हो, या 6ठी कक्षा में गया हो, या 7वीं कक्षा में गया हो। आएगा अपनी कक्षा में ही, और ये एक श्रेणी बन जाती है। इन श्रेणियों को कहते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन आदमी का नाम था, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो लाइमन श्रेणी है कहते हैं। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरी कक्षा में घूम रहा हो, ये थोड़ा ना कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा, हो सकता है दूसरी में घूम रहा हो, उसे गर्म किया तो वो अपनी से उच्च कक्षा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरी कक्षा में घूम रहा हो, और जैसे हमने उसे गर्म किया वो कूद के तीसरी में चला गया, या और गर्म किया तो चौथी में चला गया, और गर्म किया तो 5 में गया। अब वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा और फिर पुनः लौट का आएगा। तो अब जब यहाँ से लौट का आएगा तो अब देखो यहाँ से आएगा तो कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है दूसरी कक्षा से तीसरी में गया और यहाँ से लौट का आ रहा हो, या हो सकता है कि इस दूसरी कक्षा से तीसरी का यहाँ चौथी कक्षा में गया और यहाँ से लौट का आ रहा हो, या हो सकता है इस कक्षा में चला गया और यहाँ से लौट का आ रहा हो।
या इसमें छठी कक्षा में चला गया हो और यहाँ से लौट कर आ रहा हो। या इसमें आएगा अपनी कक्षा में जहाँ से गया था वो। ना ना, अलग अलग समय लेंगे, डिस्टेंस है। एक आदमी यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, एक आदमी यहाँ से यहाँ गिरेगा, टाइम लगेगा। अब ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से गया हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी कक्षा से गया हो और सर जैसे उसे गर्म किया हो तो वो अपने से उच्च कक्षा में जाएगा, अपने से ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा कभी भी। तो यहाँ से गया हो, जब यहाँ से गया होगा तो अब देखो यहाँ से जब गया होगा तीसरी कक्षा से, तो हो सकता है यहाँ से वो उच्च कक्षा में चला गया हो, चौथी कक्षा में गया हो तो यहाँ से लौट कर रहा हो। या हो सकता है फिर वो यहाँ चला गया और यहाँ से लौट कर आ रहा हो, या यहाँ से वो इस कक्षा में चला गया, वहाँ 10⁻⁻⁸ सेकंड रुक के फिर लौट कर आ रहा हो, या इस कक्षा में लौट कर आ रहा हो। याद रखना 7 कक्षाएं। अब कोई कहेगा और ज़्यादा गर्म कर दिया तो अगर जो 7वीं कक्षा को पार कर गया ना तो फिर परमाणु से निकल जाएगा बाहर, फिर परमाणु से बाहर निकल जाएगा, फिर वो परमाणु आयन बन जाएगा, धन आयन। तो यह आ गया। अब इस श्रेणी को कहते हैं, ये तो बामर श्रेणी थी, इसे कहते हैं पाश्चन श्रेणी। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथी कक्षा में पहले से घूम रहा हो और उसे गर्म किया तो वो अपनी से उच्च कक्षा में चला गया हो, या और ऊपर चला गया हो, या और ऊपर चला गया हो। और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा हो और यहाँ से अपने से उच्च कक्षा में चला गया हो। ये होती है पाश्चन श्रेणी, ये होती है ब्रैकेट श्रेणी, और ये होती है फुंड श्रेणी। इस तरीके से ये श्रेणियाँ होती हैं। हर कक्षा की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। ये E1 होता है, ये E2 होता है, ये E3 होता है, ये E4 होता है, ये E5 होता है, ये E6 होता है, ये E7 होता है। इस तरीके से ये हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ये जो तुमने देखा था ना कि वो उसमें सीमाएं लिखी थी कि नील्स बोर वो स्पेक्ट्रम में अनेक सूक्ष्म रेखाओं से बनी होती हैं, वो उसकी व्याख्या नहीं कर सका। जरा वो स्पेक्ट्रम ऐसे थे, उसने बोला था कि एक ही स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन पता चला कि एक स्पेक्ट्रम में ऐसी ऐसी रेखाएं बनती हैं, सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं रेखीय हैं। देखो सीधी सीधी रेखाएं आ रही हैं, तो स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो रेखीय होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि स्पेक्ट्रम सतत होते हैं, सतत नहीं होते, रेखीय होते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, समझ गए? तो वो श्रेणी होती है बामर श्रेणी, जिसे हम देख सकते हैं। ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, और दृश्य क्षेत्र वो होता है जिसे हम देख सकते हैं। इसके बाद ये जो क्षेत्र, ये जो श्रेणी है, ये हम देख नहीं सकते क्योंकि ये पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती हैं। पराबैंगनी क्षेत्र इतना तेज होता है कि फटाक से हमारी आंखों के आगे से निकल भी जाए ना तो हमें दिखाई नहीं देगा, इतनी तेज होता है। तो वो इतनी तेज होती है कि हमें दिखाई नहीं दे सकती। ये जो श्रेणी होती हैं तीनों की तीनों, ये होती हैं अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र का मतलब होता है इंफ्रारेड, रेड कलर वाला क्षेत्र होता है, और इसे भी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये इतना स्लो होता है कि इसे हम वैसे नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज होता है, ये वाला होता है बीच वाला जिसे हम देख सकते हैं। तो कोई कहे 5 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हम देख सकते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आया था, तो हम केवल बामर श्रेणी देख सकते हैं। 5 श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो इन 5 में से 3 अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। क्वेश्चन यह आया था कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, तो हम कहेंगे लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, तो तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे। हो गया, ये साफ साफ चित्र बनाएंगे इसी तरीके से। और अगर किसी बाद आधा पेज है तो उसे छोड़ देंगे और उसमें कुछ और चीज़ लिख लेंगे।
देखो देखो, हेडिंग है प्लांक का सिद्धांत या प्लांक का नियम। प्लांक का नियम। होगा प्लांक, प्लांक कहते हैं। देखो भाई इन्होंने क्या किया, इनसे पहले एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, नाम सुना होगा लोगों ने, सुना सुना सा लग रहा होगा। तो न्यूटन ने बताया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है ना वो कणों के रूप में चलता है, और न्यूटन ने कणी का सिद्धांत दिया, उसे कणी का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, कण वाला कणी, तो कणी का सिद्धांत कहा उसे। फिर हाँ, न्यूटन के बाद में आए एक वैज्ञानिक तुम्हारे पास हर्ट्स वगैरह, इन्होंने बोला कि प्रकाश जो होता है ये तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में। उसमें मैक्सवेल वगैरह भी थे, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। वो सिद्धांत भी फेल हुआ। उसके बाद आए हाइगेंस। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो होता है ना कणों के रूप में चलता, न तरंगों के रूप में चलता। प्रकाश जो है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में चलता है। द्वितीयक तरंगिकाओं का मतलब समझ लो कि परते बाई परते, परते बाई परते के हिसाब से चलता है। वो सिद्धांत फेल हो गया, कुछ दिनों तक चला। उसके बाद आए प्लांक। प्लांक ने बताया ना कणों के रूप में, ना तरंगों के रूप में, ना कणिकाओं के रूप में, प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। बंडल मतलब पैकेट, पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। और अभी भी यही चल रहा है सिद्धांत इनका, यही वाला चल रहा है, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होती है ना वो E बराबर h न्यू होती है। न्यू, जहाँ देखो जहाँ h प्लांक नियतांक, जहाँ h प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 जूल सेकेंड होता है। और न्यू आवृत्ति होती है, न्यू आवृत्ति होती है। इतना सब कुछ इन्होंने बताया। कितना मान बता रहे थे प्लांक का? 6.625 उन्हें 10 याद। चलो फिलहाल हम 6.86 काम चलाएंगे। यह आ गया। अब ये तो सब लिखेंगे बाद में, पहले लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। हेडिंग में लिख रहे हैं हम, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों, बंडल कह दो या पैकेट कह दो, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। जिन्हें फोटोन कहते हैं।
फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। एच न्यू लिखना सिर्फ ये, एच न्यू, ई बराबर मत लिखना। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा ऐसी लाइन में लिखते रहो, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। इसे कहते हैं न्यू। आर को थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे ऐसे, न्यू, एच न्यू होती है जहाँ एच प्लांक नियतांक, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है जहाँ एच प्लांक नियतांक, एच प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति होती है। एच प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति होती है। और जहाँ तुम लगेगा ना इस नियम के अनुसार के बाद में इन्वर्टेड कोमा लगा देंगे और अब इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे और नई लाइन से ये सब उतार देंगे फिर दोबारा से। अनुसार के बाद में इन्वर्टेड कोमा लगा के अब बंद कर देंगे और नई लाइन से लगा देंगे अर्थात, और अर्थात में ये सब उतार देंगे। उतार दो इसे अर्थात में। अर्थात हो गया सब। अब हाँ जी, प्लांक सिद्धांत के बाद में आइंस्टीन के समीकरण। इसमें लेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की नहीं, खाली आइंस्टीन करेंगे। इसे लेंगे आइंस्टीन के समीकरण में। इसमें आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा, आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा, आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य, आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करके, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की, एक नई समीकरण प्रस्तुत की। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की जिसे आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित करके एक नई समीकरण प्रस्तुत की, एक नई समीकरण प्रस्तुत की जिसे आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं, जिसे आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं। यह निम्नलिखित है, यह निम्नलिखित है। E बराबर mc²। जिन्होंने किताब सारे वैज्ञानिक वैसे बुड्ढे बुड्ढे से ही हैं। हाँ बढ़िया वही है।
सारे बुढ़े ही हैं, चलो ऐसा हो सकता है। सी है प्रकाश की चाल, सी प्रकाश की चाल, एम द्रव्यमान, ई ऊर्जा। डी ब्रोगली समीकरण या पदार्थ समीकरण या डी ब्रोगली तरंगे भी कह देते हैं और पदार्थ तरंगे भी कह देते हैं। अभी तरंगों की परिभाषा बाद में लिखेंगे, अभी हम समीकरण लिख रहे हैं। दरअसल ये समीकरण लिखने से पहले तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, डी ब्रोगली जो है वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने ऐसी खोज कर दी कि इस खोज के लिए ही इन्हें नोबेल मिल गया। और नोबेल अपने आप में एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसे पहली बात तो हर एक वैज्ञानिक की आखिरी तमन्ना ये होती है कि मरने से पहले मुझे नोबेल मिल जाए। और नोबेल ऐसे हवा में नहीं मिलता है, कोई दुनिया में एक ऐसी विशेष खोज की जाती है जिसके लिए ऐसा माना जाता है कि एक अपने आप में विचित्र खोज है और उसके लिए नोबेल दिया जाता है। जैसे कि इस टाइम हमारे पास ये कोरोना का हिसाब चल रहा है, जो कोई कोरोना की वैक्सीन खोज देगा तो नोबेल उसका पक्का रिजर्व है, क्योंकि सारी दुनिया परेशान है। ऐसे ही कुछ भी, जैसे एलईडी बल्ब है, जब ये एलईडी बल्ब बना था उस टाइम जिसने एलईडी बल्ब बनाया था उन 3 वैज्ञानिकों को साझे में नोबेल मिला था। तो ऐसे ही कुछ भी चीज़ जब खोजी जाती है तो उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उन्हें, ऐसे इन्हें भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब दरअसल उन्होंने बताया क्या था, बताया ये था कि दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। एक तो होते हैं कण, एक होती है तरंगें। कण और तरंगें दोनों अलग अलग चीज़ें। कण मतलब जैसे कोई तुम डेल आए हो, किंकड़ वगैरह फेंक के मार देते हो, वो कण हो गए। और तरंगें जो हम दिखाई दे नहीं सकते, कितनी तरंगें हैं हमारे आसपास, दिखाई नहीं दे रही। अब डी ब्रोगली ने बताया कि जो कण है, कण वो तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं और जो तरंगा वो कणों की भांति व्यवहार करती हैं। यानी पदार्थ की जो है वो द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब क्या होता है, दोहरी प्रकृति, 2 रूप होते हैं पदार्थ के। द्वैत का मतलब डबल रोल। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि सूक्ष्म गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गतिमान कण वो कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। कण तो हैं ही वो, लेकिन कण के साथ साथ तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। और इसके लिए डी ब्रोगली ने एक समीकरण बनाई जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इस चैप्टर के लिए। हाँ, डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। अब जो तरंगें या जो कण इस समीकरण का पालन करते हैं वो डी ब्रोगली तरंगें कहलाती हैं। जो भी तरंगें इसका पालन करती हैं वो डी ब्रोगली ये तरंगें कहलाती हैं। वो तरंगों की परिभाषा हम बाद में लेंगे, पहले हम समीकरण स्थापित करेंगे। तो पहले थोड़ी सी परिभाषा लिख रहे हैं, उसके बाद समीकरण आएगी। अब दरअसल एक बात मैं तुम्हें थोड़ी बता दूं डी ब्रोगली के बारे में कि दरअसल ये हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर। वैज्ञानिक तो इनके भाई थे, डी ब्रोगली हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वैज्ञानिक तो इनके जो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे वो इनके भाई थे। अब दरअसल जो इनके भाई थे वो रोज़ प्रैक्टिकल करते रहते थे घर में, रोज़ प्रैक्टिकल करते रहते, कुछ ना कुछ खटर पटर। वो अब जब जाहिर सी बात है कोई एक घर में बंदा खटर पटर कर रहा हो तो दूसरे को नींद नहीं आनी है। अब वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। ये डी ब्रोगली परेशान रहते, ये इतिहास के प्रोफेसर। अब छोटे भाई थे शायद इनके वो, तो उन्होंने उनसे पूछा, अब भाई तू पूरे दिन पूरे साल हो गए, तो इतने साल हो गए तू कर क्या रहा है, ना सोन देता, खुद नहीं सोता, मुझे नहीं सोन देता, किसी घर वालों को नहीं सोन देता, दिक्कत क्या, परेशानी क्या है। तो कह रहा यार मैं एक ऐसी चीज़ की खोज कर रहा हूँ कि यार ये जो कण है, कण ये मुझे तरंग जैसे लग रहे हैं। तो मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि ये जो कण हैं ये तरंगों की भांति व्यवहार करना चाह रहे हैं या कर सकते हैं। तो ऐसे मैं कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ। अब वो कह रहे और फिर अना तरंगें जो वो कणों की भांति व्यवहार भी करती हैं। फिर है ना इन दोनों में मैं कणों में 2 अलग अलग चीज़ें हैं, 2 अलग अलग चीज़ें, मैं इन दोनों में संबंध स्थापित करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रहा है। तो अगर तू सोन नहीं देगा तो अलग को हट, मुझे दिखा क्या है, दोबारा सा बता क्या है ना, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। उन्होंने बताया, अब ये लग गए उस काम पे ऐसे ना जैसे कोई चीज़ ना उठ रही हो ना, तो अलग को हटा हम देखें जरा क्या ना हो रही है ये, वो ना खुद तो परेशान करिए, हमें भी करिए, मुझे दिखा क्या है। तो वो ऐसा आ ही जाते हैं, मैदान में वो करने लगे, कुछ देखा कर करा के इन्होंने भाई साहब वो क्या है ना, ये लैमडा पैमडा निकाल के इन्होंने एक समीकरण निकाल के रख देना, ले जा और अब मत चैचा पे मैं बाद में करिए, अब ले कर ले जाके इन्होंने कर दिया। तो कहना हाँ हो गई, सिद्धना देख ये वाला मान आ रही है, हाँ और देख ये वाला मान आ रहा है, देख कर कर्ण जो तरंग की भांति बार कर रहे हैं, वो कहना हाँ कर रहे हैं, वो देख ऐसे 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 कर रहे हैं, सिद्ध कर दी। कोई बात नहीं, उस दिन से कोई जिक्र भी ना हुआ, कोई बात भी ना हुई, वो भी शांत बैठ गए, वो भी अब प्रैक्टिकल करने बंद कर दिए, उन्होंने भी करने बंद कर दिए। बहुत दिनों के बाद कई साल गुजर गए ऐसे ही, कोई बात ही ना हुई, अब दोनों आराम से जान से रह रहे हैं, डी ब्रोगली भी उसका भाई भी। अब किसी एक तीसरे वैज्ञानिक ने इस चीज़ की खोज कर दी कि भाई कण जो है वो तरंगों की भांति व्यवहार करता है, और उसने अखबार में इश्तिहार निकलवा दिया, अपनी ऐड करवा दिया। इन्होंने ऐड नहीं करवाया था, इन्होंने बस बता के और कोई छोटे मोटे अपना कोई शाम होम के टाइम जो अखबार छप जाते हैं छोटे मोटे, उनमें किसी में दे दिया था, छोटा मोटा दे दिया था, वरना इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था।
उसने क्या किया, उसने जैसे कोई वैज्ञानिक था, अच्छे खासे फेमस वैज्ञानिक थे, क्योंकि नाम ओपन नहीं करते हैं जब ऐसा कुछ होता है तो, मतलब वहाँ से नाम ओपन नहीं होता है। तो अब जैसे उसने खोज की, अब उसने तो अपना प्रचार करा कि भाई साहब मैंने तो ऐसी खोज की है, मुझे तो नोबेल मिलना ही मिलना है। नोबेल पुरस्कार के भी अनाउंसमेंट हो गया उसका, बड़ी खोज कर डाली। अब बड़ी खोज कर डाली, अब ये भी पढ़ लें अखबार, नहीं यार नोबेल कैसे मिल लिया आप कैसे हैं ना भाई, पदार्थ तरंगों की भांति विभाग करा, ये खोज हमने कई साल पहले कर दी, इसे नोबेल आज मिल गया। अगर जो नोबेल मिले तो हमें मिले। डी ब्रोगली ने जब अखबार जो पढ़े उनके जितने समाचार पत्र हैं कि यार जो ये अगर नोबेल मिलना था तो हमें मिले, इसे कहाँ से मिला है, ये खोज तो इससे पहले हमने कर दी। अब भाई साहब इन्होंने उस पर जाकर मुकदमा कर दिया, मुकदमा किया कि भाई ये जो तुमने खोज की है ये खोज तुम्हारी नहीं है, तो खोज हमारी हमने बहुत पहले कर दी थी, और हमने एक छोटे मोटे अखबार में अपना वो भी दे दिया था, ये देखो जरा। तो उस पर कमेटी बैठी, कमेटी ने गठन किया, गठन करने के बाद में इन्होंने देखा कि हाँ साहब पुरानी खोज ही नहीं की है। तो फाइनली डिसीजन ये निकला कि जो नोबेल पुरस्कार है वो डी ब्रोगली को दिया जाए। भाई की खोज थोड़ी ना थी, डी ब्रोगली की खोज थी। और याद रखना डी ऐसे लिखा जाता है, कभी से डे ब्रोगली भी कह देते हैं, डी ब्रोगली भी कह देते हैं। तो ये है। अब इसके अलावा तुम डी ब्रोगली की कोई खोज नहीं देखोगे, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि डी ब्रोगली इस चीज़ के थे ही नहीं, वो दूसरे टीचर थे। हाँ, लेकिन उन्होंने एक खोज की और एक में नोबेल पुरस्कार लेकर चले गए। उसके बाद कोई खोज नहीं की, कुछ नहीं किया, और वो अभी तक ऐसे चल रहा है। ये समीकरण आज भी 100% सत्य होती है, और इसे अभी तक कोई फेल नहीं कर पाया, अभी तक चल रही है। वही चीज़ हम लिखने वाले हैं, तो लिखेंगे। इसलिए कभी कोई सी भी चीज़ से आदमी फेमस हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों से भी हो सकती है। लिखेंगे इसमें, हाँ, डी ब्रोगली ने, रुको नहीं, डी ब्रोगली के अनुसार अत्यंत सूक्ष्म गतिमान कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन कण के साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं, कण के साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण स्थापित की। आ जाओ। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण स्थापित की जिसे इधर इस पर इधर आ जाओ, इधर है। इसके लिए इधर कहीं आ जाओ या पीछे बैठ जाओ। इसके लिए इन्होंने एक समीकरण स्थापित की जिसे डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। अर्थात लैम्डा बराबर आ जाएगा H/P। लैम्डा हम बता देंगे, यहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, H प्लांक नियतांक होता है, नहीं वो अलग चीज़ है, ये तो ऐसा कोई संबंध नहीं है अभी इनमें। टेस्ट, हाँ वो अलग होती है, 1/λ होती है न्यू स्टार। तो ये लिख देंगे पूरी समीकरण, ये डी ब्रोगली समीकरण है, इसे हम सिद्ध करेंगे फिर इसके बाद। लैम्डा बराबर H/P। और ये सारी चीज़ें बता देंगे क्या क्या है।
हाँ जी। हो गया भाई। इसके बाद हेडिंग डाल देंगे व्यंजक। अब सिद्ध करेंगे ना ये वाला मान। व्यंजक, व्यंजक तुम्हारा चमा लंबा जाएगा ये। करवाऊँ?